आशुतोष आशुतोष यहीं से शुरू करिएगा, शरद पवार पे बाद में। ये योगेंद्र पवार को उतार के ये शरद पवार ने क्या दाव खेला है? ये बदला ले रहे हैं, जख्मों पे नमक रगड़ रहे हैं, या वही चाचा भतीजा वाली लड़ाई शुरू करवा के कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए मानक, मुझे लगता नहीं कि अजीत पवार को इस बारे में कोई कंप्लेन करनी चाहिए, कोई शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने की। कोई एक बार नहीं, दो बार उन्होंने शरद पवार जी को छोड़ने का फैसला किया था। एक बार आपको याद होगा, सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास शपथ ग्रहण हो गई थी, डिप्टी सीएम बन गए, तो शरद पवार बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। और उसके बाद दिन में शरद पवार ने जिस तरीके से राजनीति की, तो उसके बाद अजीत पवार को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कोई भी विधायक उनके साथ नहीं गया। उसके बाद जब खुद पार्टी तोड़कर वो गए, ये भले ही क्लाइड कुछ भी कहे, लेकिन पार्टी तोड़ी अजीत पवार ने, और अपने चाचा की पार्टी तोड़ी, उस पार्टी को जिसको अजीत पवार ने भी बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन है। जब वो खुद पार्टी तोड़कर गए और उसके बाद उन्होंने शरद पवार पर जिस तरीके की टिप्पणियां की, वरिष्ठ होने के बावजूद भी, और अब जब बारामती में सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया। तो अब अजीत पवार को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप परिवार तोड़ रहे हैं, या बड़े होकर आप परिवार तोड़ने की बात करें। मुझे नहीं लगता अजीत पवार कुछ कहने का अधिकार है। स्पष्ट तौर पर राजनीति है। अगर अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारा, तो अब शरद पवार के पास भी पूरा अधिकार है कि वो उनके खिलाफ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा उनको हराने का प्रयास करें, और जनता को यह बताने का प्रयास करें कि दरअसल शरद पवार हैं और अजीत पवार है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। तो अब अजीत पवार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज्यादा गले उतरता नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये शरद पवार ने ये, जैसे मैंने कहा अभी, क्या ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, या वो अब उस स्टेज में आ गए हैं जहां वो अपने मन की बात कह देते हैं चाहे कोई भी मौका हो? आपको लगता है ये रैंडम है या सोच समझ के किया गया है? नहीं, शरद पवार उन नेताओं में से हैं, भारत के उन कुछ पुराने किस्म के नेताओं में से, जो कोई भी चीज अल्लट टप्पू नहीं बोलते, वो सोच समझ के बोलते हैं। वो फाइनल ब्लो अजीत पवार को देना चाहते हैं, और फाइनली लोगों को बताना चाहते हैं कि दरअसल एनसीपी का मतलब शरद पवार ही है। एनसीपी का मतलब अजीत पवार नहीं। हालांकि चुनाव आयोग ने भले ही अजीत पवार के एनसीपी को असली एनसीपी घोषित कर दिया है, लेकिन वो शरद पवार ने सोच समझ के बोला है, और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि अजीत पवार को विधानसभा में, उनकी अपनी विधानसभा में हरा दिया जाएगा, तो फिर एनसीपी जो के बहुत सारे नेता जो चले गए थे अजीत पवार के साथ, उनकी वापसी हो जाएगी। हो सकती है, हो जाएगी नहीं तो अलग वापसी हो सकती है, और ये स्थापित होगा कि दरअसल शरद पवार ही एनसीपी के बड़े बड़े नेता हैं। हाँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शरद पवार को कोई इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन ये सोच समझ कर उनको बोला है, और लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई देखो, आप लोग मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही जुड़े रहो। अच्छा क्लाइड, अभी एक सेकंड में आ रहा हूं जरा। आशुतोष, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। नवाब मलिक साहब ने क्लाइड, इसी के बाद आपको मौका दे दूंगा, बस जरा थोड़ा सा विश्लेषण और कर लूं। आशुतोष, कल ही नवाब मलिक साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है, अब हम किंग मेकर बनेंगे अजीत पवार, कौन किंग बनेगा इसका उन्होंने जवाब ऐसे खुले में छोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रीयूनियन, दोबारा से एक होने की संभावना भी शुरू कर दी है नवाब मलिक की तरफ से। ये जो बयान कल आया उससे तो ये लगता है। देखिए, नवाब मलिक तो हमेशा इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल होंगे कि वो उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जोड़ना पड़ रहा है जिनकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा था, और उनको दाऊद इब्राहिम से जोड़ने की कोशिश की गई थी। नवाब मलिक को जितना मैं जानता हूं, कम से कम नवाब मलिक के ऊपर इस तरीके के आरोपों का कोई मतलब है नहीं। अब बाद में क्या होता हो तो अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन मैं भी उनको काफी दिनों से जानता हूं और अच्छी तरीके से उनको जानता हूं, तो उनके अंदर भी एक पीड़ा है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में अब दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वापसी का कोई प्रश्न उठता नहीं हमारे ख्याल से। क्लाइड भले ही, अगर नतीजे ऐसे आ गए आशुतोष तो कि भाई अब तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा, फिर देखिए वो कहते हैं अच्छा आ जाओ अजीत पवार, आ जाओ आप सीएम बन जाओ तो क्यों नहीं जाएंगे? लोकसभा के चुनाव में अगर आप ध्यान से देखें तो हु इज द बिगेस्ट लूजर? अजीत पवार। एक तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला उनको, सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसमें 3 सीटें हार गए, वो भी अपनी पत्नी की सीट हार गए, और उसके बाद सिर्फ 1 सीट है। और बगल में शिंदे ग्रुप के नेता बैठ के कहते हैं कि अजीत पवार के पास बैठने में तो मुझे उल्टी आती है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग कहते हैं कि भाई इनकी वजह से चुनाव हार गए हम। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने आप को एम्बैरेस्ड फील करते हैं अजीत पवार के साथ बैठने में। तो हु इज द बिगेस्ट लूजर इस पूरे तोड़फोड़ में? बिगेस्ट लूजर अजीत पवार है। तो अगर आज की तारीख में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा के चुनाव में नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति पर भी पटाक्षेप हो सकता है, और वैसी स्थिति में एनसीपी के बहुत सारे नेता दोबारा शरद पवार की तरफ भी जाने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, क्लाइड क्रास्टो, क्लाइड क्या बोल रहे थे? बोलिए जल्दी, फिर आगे जा रहा हूं।
मानक जी, मैं जल्दी संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं। एक तो आशुतोष जी ने जो कहा कि भाई, और एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि शिंदे गुट के लोगों ने तो इनके जो वित्त मंत्रालय को नालायक भी कह दिया, वो भी जोड़ दीजिए, नालायक भी कह दिया, उनको उल्टियां होती है नालायक कह दिया। दूसरी बात है कि अजीत दादा पवार के साथ जो है लौट कर आना, वो दरवाजे सब बंद हो चुके हैं, अब आगे कोई उसका दरवाजा खुलने वाला नहीं, वो आने वाले नहीं। और बात रही, आशुतोष जी कह रहे थे कि भाई क्लाइड मानेगा नहीं कि तोड़ कर गए। देखिए, वो छोड़कर उसने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने चुनाव चिन्ह लेकर पार्टी तोड़ने की कोशिश की, नाम लेकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम टूटे नहीं, हम मजबूती से फिर से आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम भी लेने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, ये नाम हमें मिला, हमें तो सोने पे सुहागा मिला है। और लोकसभा चुनाव में हमने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, हम तो तोड़ने की बात तो दूर, हम जुड़कर बहुत अच्छी तरह से उभर कर आए। तो ठीक है, ओके, शाज़िया इल्मी, सुरेंद्र राजपूत, पहले शाज़िया इल्मी।